minute. Okay, so I think good time to start. We have waited 10 minutes. ओके हमने कल्चर के बारे में बात की थी, थोड़ा सा ऐसा करते हैं, आपको बैकग्राउंड दे देते हैं कल्चर क्या होता है एंड देन वी कैन मूव फॉरवर्ड। सो आप में से कोई भी हमें बता सके पहले, दे कैन raise their hand, use the chat box or come off mute and ask and tell us what is culture। हम कल्चर को कैसे डिफाइन करें, ये भी तो जरूरी है ना कि आप लोगों से भी पूछा जाए कि कल्चर क्या होता है। और कल्चर, जी जनाब, एनीवन? कोई डिफाइन करेगा कल्चर? Culture is a way of life. कल्चर इज अ वे ऑफ लाइफ, एक हद तक ठीक है, लेकिन थोड़ा और एक्सप्लेन करें। एज अ स्टूडेंट ऑफ सोशियोलॉजी आप कल्चर को कैसे डिफाइन करेंगे? सर, जो भी चीज हमारी सोसाइटी में हो रही होती है तो वो सोसाइटी अडॉप्ट कर लेती है और फिर वो कल्चर बन जाता है। अच्छा, ठीक है। मगर आई थिंक इसमें कोई शक नहीं है कि आपने जो कहा वो ठीक है, मगर मे बी दिस इज मोर अबाउट हाउ कल्चर इज फॉर्म्ड एंड एवरीथिंग। बट ओवरऑल इफ एज अ बिगिनर समवन वांट्स टू नो व्हाट इज कल्चर, तो आप उसको कैसे डिफाइन करेंगे? ये थोड़ा सा टेक्निकल टर्म्स में हम अगर डिफाइन करें तो कैसे? एनीवन एल्स? अस्का, हिना, अनम, शनील, नीलम, मारिया, तूबा, मतलब सारी खवातीन ही हैं आज क्लास में। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पर्टिकुलर ग्रुप, आप लोगों ने मेरा लास्ट लेक्चर अटेंड किया था आप में से किसी ने? सोशियोलॉजी वाला। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ पर्टिकुलर ग्रुप भी ठीक है, लेकिन एक बात को समझिए कि जब आप एक एकेडमिक आंसर दे रही हैं, किसी पेपर में आंसर दे रहे हैं, तो आपको थोड़ा सा उसे टेक्निकल टर्म्स को तो यूज करें, लेकिन दैट इज वन थिंग, वो थोड़ा सा एक्सप्लेन तो करें। ये तो बिल्कुल ऐसे लग रहा है जैसे, जी वेरी गुड मारिया, इट्स मोर इलैबोरेटिव, इट्स बेटर कि आप थोड़ा सा उसको एक्सप्लेन कर दें। सो लैंग्वेजेस कस्टम बिलीफ, हाँ है ना, आपने बिल्कुल सही है। आप ये कहते हैं कि कलेक्शन ऑफ लैंग्वेजेस, कस्टम, बिलीफ, रूल्स, आर्ट्स, नॉलेज एंड आइडेंटिटीज ऑफ अ सोसाइटी। ऑफ अ सोसाइटी भी तो बताए ना, कल्चर किसी एक सोसाइटी का होता है, एक मुआशरे का होता है। जी अब ये तो बिल्कुल ही टेक्स्ट बुक वाली आ गई है एग्जाम्पल उसका। थैंक यू, गुड अटेम्प्ट। एनीवन एल्स? आप में से कोई अब थोड़ा सा कल्चर को एक्सप्लेन भी करना चाहेगा? बिकॉज आई थिंक सोशियोलॉजी में सबसे अहम एक कॉन्सेप्ट है कल्चर। और जैसे हमारी 4 डोमेन्स हैं, थ्योरेटिकल पर्सपेक्टिव्स, जिसके हम अंदर मुख्तलिफ फिलोसोफर्स और सोशियोलॉजिस्ट को पढ़ते हैं, फिर सोशल प्रॉब्लम्स, फिर आते हैं रिसर्च मेथडोलॉजीज, और फिर आते हैं हमारा सोशल कॉन्सेप्ट्स। तो मैंने जान के इसको एंड में रखा था बिकॉज आप लोगों को बहुत एब्स्ट्रैक्ट लगता अगर हम अभी गुफ्तगू करते। तो हमने पहले थ्योरेटिकल पर्सपेक्टिव्स आपको पढ़ाए और अपने नोट्स यूज किए थे, जो आप लोगों को आई थिंक थोड़े अच्छे भी लगे। थैंक्स फॉर दैट। सो थ्योरेटिकल पर्सपेक्टिव्स पढ़ाने का मकसद ये था कि किस तरह से ये कॉन्सेप्ट्स इवॉल्व हुए हैं। सीधा जब हम बच्चों को ये वाली चीजें, बच्चों को तो गलत कह होगा कहना, स्टूडेंट्स को जब पढ़ाने लगते हैं तो उनको बहुत एब्स्ट्रैक्ट चीजें लगती हैं। तो इसीलिए हमने कल्चर को थ्योरेटिकल पर्सपेक्टिव्स के लिहाज से पहले पढ़ाया, मुख्तलिफ
लोग कल्चर के बारे में क्या कहते हैं, डरखिम कैसे कल्चर और रिलीजन को देखता है, कॉम्टे कैसे बोलता है, इब्न खुल्दून के नजदीक कल्चर क्या है, चाहे उन्होंने उसको कल्चर का नाम ना भी दिया हो, ठीक है ना जी। सो ऐसा करते हैं कि जल्दी से क्विक रिव्यू कर लेते हैं जी। ठीक है, इट्स योर चॉइस इफ यू वांट टू attend or just for your interest. I think that's totally in your hand. अच्छा जी, सब कल्चर पे आ जाते हैं जी। ओके, तो सब कल्चर से पहले हम थोड़ा सा एक क्विक सा बैकग्राउंड ले लेते हैं कल्चर का, कि कल्चर जो है ना वो जस्ट मिनट, कल्चर सेट ऑफ नॉर्म्स, वैल्यूज, ट्रेडिशंस, कस्टम्स, लैंग्वेज, ड्रेस, फूड एंड इंटरेक्शंस है, ठीक है। और उसमें फिर हमने आपको बताइए रखे रिचुअल्स, नॉर्म्स, वैल्यूज, तो ये तमाम चीजें मिलके कल्चर बनाती हैं। यानी एक सोसाइटी का वे ऑफ लाइफ जो है वो कल्चर है। उसके अंदर बिलीफ्स आ जाते हैं, उसके अंदर कस्टम्स आ जाते हैं, उसके अंदर सिस्टम्स आ जाते हैं, तो दीज आर ऑल इम्पोर्टेंट थिंग्स। और फिर कल्चर की मुख्तलिफ हमने टाइप्स पढ़ी, आइडियल कल्चर, रियल कल्चर, मटीरियल, नॉन मटीरियल, ये सारी चीजें यू कैन रेफर टू द previous lecture. However, there is another thing that जैसे हम कहते हैं कि सोसाइटी बहुत बड़ी चीज होती है, इसी तरह से उस सोसाइटी इसी तरह से उस सोसाइटी के अंदर सब कल्चर्स भी बन, ठीक है, तो वो चीज भी अहम है। तो इसी तरह जैसे सोसाइटी के अंदर सब ग्रुप्स बन जाते हैं, उसी तरह से ये भी हो सकता है कि कल्चर के मुख्तलिफ पार्ट्स हो। ये हमने लास्ट लेक्चर में किया था। आई थिंक थोड़ा सा एक बैकग्राउंड डेवलप होगा तो हम जल्दी से, number of regional classes live in a society whose respective ways of life are distinct from one another and from the whole culture। जैसे हमने बात की थी कि पाकिस्तानी एक कल्चर भी हो सकता है, सब कॉन्टिनेंट का एक कल्चर हो सकता है, लेकिन उसके अंदर मुख्तलिफ और सब कल्चर्स भी हैं। जैसे नॉर्थ इंडिया का एक कल्चर है, हम ये पाकिस्तान की एग्जांपल लें तो पंजाबी कल्चर अलग है, फिर पंजाबी कल्चर के अंदर नॉर्थ पंजाब का अलग कल्चर है, सेंट्रल पंजाब का अलग कल्चर है, फिर सराइकी स्पीकिंग बेल्ट का बिल्कुल अलग कल्चर है। वो खाना पीने के उनकी अलग रिवायात है, उनकी जबान अलग है, हालांकि वो दीनी लिहाज से, इस्लामी लिहाज से एक दूसरे से लिंक्ड हैं। पाकिस्तान में शलवार कमीज एक कॉमन ड्रेस के तौर पर है, मगर एट द सेम टाइम शलवार कमीज मुख्तलिफ तरीकों से पहनी जाती है। जैसे बलोची कल्चर के अंदर शलवार में घेर होते हैं, बलोची खवातीन के जो कमीज होती है वो थोड़ी फ्रॉक की तरह की होती है, वो जरा घेरदार होती है। बलोच मर्दों की शलवारें जो हैं वो थोड़े से, उनके थोड़े कुर्ते छोटे होते हैं, शलवारें जरा घेरदार होती हैं। पश्तून हमारे लोग हैं, उनके अपना एक अलग शलवार कमीज का अलग अंदाज है। सिंधी भाई हमारे और तरीके से ड्रेसअप होते हैं। उर्दू स्पीकिंग लोगों का अपना एक अंदाज है, पंजाबी लोगों की पगड़ी है, तो ये तमाम चीजें साथ साथ चलती हैं। तो देखें, अब हम कहते हैं कि जी कॉमन ड्रेस है तो एक कल्चर है, लेकिन अब वो कल्चर देखा जाए तो वो कल्चर भी सेम है, लेकिन एट द सेम टाइम उसके अंदर कुछ ना कुछ डिस्टिंक्शंस भी हैं। ठीक है, तो वो कल्चर और सब कल्चर इसी तरह से आ जाता है कि कुछ ना कुछ डिफरेंसेस और सिमिलैरिटी साथ साथ चलती रहती है। सर वेस्टर्न ड्रेसिंग भी तो करते हैं लोग, तो हम उसे, बिल्कुल आपकी बात सही है कि वेस्टर्न ड्रेसिंग, ठीक है, आप लिख सकते हैं कि कल्चर के अंदर एवोल्यूशन आ रहा है, लोग वेस्टर्न कल्चर से इम्प्रेस हो रहे हैं। हम आगे चल के पढ़ेंगे कि कल्चर के अंदर जो वैल्यूज
आती हैं उनके कुछ डिफरेंसेस होते हैं, समझ रहे हैं? तो बिल्कुल आप लिख सकते हैं कि वेस्टर्न कल्चर से इम्प्रेस होकर, वेस्टर्न कल्चर से इंस्पायर होकर अपवर्ड सोशल मोबिलिटी के लिए लोग वेस्टर्न ड्रेसिंग भी कर रहे हैं। ऑफिशियल ऑफिशियल सेटअप के अंदर जो है वो, जी सर, जी जी जी। तो उसकी वजह से हम लिख सकते हैं, लेकिन हमारा कल्चर अभी उस हमारे कल्चर का हिस्सा नहीं बना, ठीक है? तो हमारे कल्चर का हिस्सा उस तरह से नहीं है, लेकिन बिल्कुल अब हमारी रोजमर्रा में वो शामिल होता जा रहा है, तो हम कह सकते हैं कि दिस इज ऑल्सो बिकमिंग पार्ट ऑफ आवर कल्चर। ऑल्दो हम अपने ट्रेडिशनल फंक्शंस में, ट्रेडिशनल गैदरिंग्स में, ट्रेडिशनल मीटिंग्स के अंदर तो अपना ट्रेडिशनल ड्रेस ही पहनते हैं, लेकिन ऑफिशियल हमारे जो चीजें हैं उनके अंदर जो है वो कल्चर आता जा रहा है। ऑफिशियल जो हमारे सेटअप है उनके अंदर वेस्टर्न ड्रेसिंग आती जा रही है। सो दिस इज एन इम्पोर्टेंट थिंग, ठीक है? सो गिव मी जस्ट 10 seconds, आई थिंक आई एम गेटिंग। The ideology, philosophy, theory, knowledge, institutions, culture. There are various ways of defining it. Anthropologically, उस तरह से होगा. So let's get back. I'm sorry for the distraction. अच्छा जी, तो इसी तरह रीजनल कल्चर्स बन जाते हैं। फिर हर शहर का अपना कल्चर होता है, हर सब कल्चर होता है, हर सोसाइटी का, हर कॉलोनी का अपना एक सब कल्चर होता है। कहीं पर लोग बाहर आके बैठ जाते हैं, कहीं पे खवातीन भी बाहर आके बात करती हैं, खवातीन दुकानें चलाती हैं, बिल्कुल छोटे-छोटे शहरों में कहीं पर इसको बहुत बुरा समझा जाता है, कहीं पे बच्चे
सड़कों पे खेल रहे होते हैं, कहीं नहीं खेल रहे होते हैं। तो छोटी छोटी चीजें, इवन पंजाबी जबान का लहजा मुख्तलिफ जगहों पे मुख्तलिफ है। जैसे मुझे अपनी एक प्रोजेक्ट के लिए, क्योंकि एक थोड़ा अंडर प्रिविलेज कम्युनिटी जाना पड़ा, तो मैंने थोड़ा पंजाबी सीखने की कोशिश की और बोलने की कोशिश की। तो उससे जो सबसे अहम चीज मैंने नोट की कि वो फौरन बोले कि भाई आप लाहौर फैसलाबाद से हैं। मैंने कहा नहीं, मैं तो कराची से आया हूँ। तो उन्होंने कहा कि नहीं, आप कराची से आए हैं तो आप लेकिन फिर आपकी पंजाबी तो फैसलाबादियों जैसी। तो मैंने नोट किया, तो मैंने कहा जी, मैं कुछ अरसा अपने वालिद की जॉब के दौरान उस इलाके में रहा हूँ। इसकी वजह से गालिबन मेरा लहजा, जब मैंने पंजाबी बोलने की कोशिश की या सीखने की, तो मुझे ये इस तरह ये वाला लहजा हावी हो गया। तो आप देखें कि किस तरह से छोटे छोटे माइनर डिफरेंसेस कल्चर के अंदर डाइवर्सिटी एंड वेरिएशन लाते हैं, तो या वेराइटी लाते हैं। तो दिस इज व्हाई नॉट ओनली कल्चर इज इम्पोर्टेंट, बट देयर सब कल्चर्स ऑल्सो, सब कल्चर्स भी शामिल हैं। और सब कल्चर्स उस कल्चर के अंदर की मुख्तलिफ आप समझ लें सब सेक्शन, ठीक है। नंबर ऑफ रीजन क्लास लिव इन सोसाइटी, उनके वे ऑफ लाइफ डिस्टिंक्टिव होते हैं। एक ही सोसाइटी के अंदर डिफरेंट वेज ऑफ लिविंग होते हैं, और वो एक दूसरे से भी मुख्तलिफ होते हैं। साथ साथ वो जो ओवरऑल कल्चर को डिफाइन कर रही होती है ना चीजें, वो आपको ज्यादा वो उसमें डिफरेंट होता है। सही है जी। अच्छा जी। अब कुछ लिखा आ रहा है, दिस इज हाउ इट फॉर्म्स इफ यू लुक एट इट्स कंसेप्चुअल, वी कैन डिस्कस इट in a few minutes. Okay. The culture of these classes within the general culture of whole society is called subculture. ये हम बात कर चुके हैं। People make associations, organizations, classes, tribes, cadre on the basis of similarity in their practice. मुख्तलिफ एसोसिएशंस बन जाती हैं, एफिलिएशंस बन जाती, कम्युनिटीज बन जाती हैं, मुख्तलिफ तंजीमें बन जाती हैं, क्लासेस बन जाती हैं। मिडिल क्लास, अपर मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास, फिर ट्राइब्स, मुख्तलिफ कबीले होते हैं, बिरादरियां होती हैं। कल हम बलूचिस्तान पे बात कर रहे थे अपने पाकिस्तान अफेयर्स के लेक्चर में, तो हमने बलोच ट्राइब्स और बिरादरी की बात की। दो ट्राइब्स का आपस का लहजा एक नहीं होगा, जो बलोची जैसे बोले। उनके खाने पीने की चीजें एक जैसी नहीं होंगी, वो आपस में इंटरेक्ट कैसे करते हैं, उनकी शादी ब्याह की रिवायात एक जैसी नहीं होंगी, उनकी मौत की रिवायात यानी फौदगी की रिवायात एक जैसी नहीं होंगी, उनकी सियासी सोच एक जैसी नहीं होगी, उनका उठने बैठने का अंदाज, उनकी इकोनॉमी डिफरेंट। अगर आप जस्ट मिनट, ओके जी। पीपल मेक तो वो ट्राइब्स और वो बिरादरियां बन जाती हैं। फिर उनकी सिमिलैरिटीज पे हमने बात की। इंटर मैरिजेस आर कॉमन इन सच ग्रुप्स, लेकिन सब कल्चर की एक खास बात है कि कुछ कॉमन एलिमेंट्स उसके रहेंगे तमाम सब कल्चर्स के, जो कि मेन कल्चर से डिराइव हुए हैं। अब कल्चर्स की सब कैटेगरीज क्या हैं? रीजनल सब कल्चर, मतलब मुख्तलिफ इलाकों का मकरान का एक कल्चर होगा। इसके अलावा
लसबेला का एक कल्चर होगा, कल्लात का अलग कल्चर होगा। लेकिन वैसे आप देखें तो ये तीनों बलोची बेल्ट के अंदर आते हैं, बलोच बेल्ट के अंदर आते हैं, तो ये बलोच कल्चर होगा। हालांकि बहुत सारे बलोच जो हैं वो डीजी खान और रुझान और राजनपुर के इलाकों में रहते हैं। सही है। इसी तरह से बहुत से बलोच, इवन मरी कबाइल जो हैं वो सिंध में भी रहते हैं, बहुत से बलोच ईरान में भी रहते हैं। तो वो ओवरऑल एक बलोच कल्चर की भी बात करेंगे, लेकिन फिर सब कल्चर की बात हो जाएगी। जैकबाबाद में रहने वाले बलोच जो हैं वो अलग होंगे, डीजी खान में रहने वाले बलोच अलग होंगे, पश्तून बेल्ट में। ठीक है जी। अभी इस बारे में कोई कमेंट आप करना चाहेंगे? आप लोगों को कुछ समझ आ रही है? ओके, मूविंग फॉरवर्ड, एथनिक सब कल्चर होता है, मुख्तलिफ कौमियतें जो हैं, मुख्तलिफ आइडेंटिटीज आपस में उनके डिफरेंसेस होते हैं। इवन मैंने जैसे आपको बताया पंजाबी के लहजे बदल रहे हैं। फैसलाबाद और लाहौर के अंदर कितने किलोमीटर का फासला होगा? 2-2.5 घंटे का फर्क है, तो तकरीबन 100-150 किलोमीटर। 100-150 किलोमीटर में लहजा इतना बदल गया है कि एक शख्स जिसने जो नेटिव उर्दू स्पीकिंग है उसने पंजाबी बोली, तो उन्होंने मेरी पंजाबी से बताया कि आप तो फैसलाबाद वाले इलाके के। रहीम यार खान सादकाबाद में अलग तरह की पंजाबी बोली जाती होगी, इसका मतलब है लाजमन उसमें सिराइकी का, उसमें सिंधी का इन्फ्लुएंस होगा। इसी तरह पोटोहारी जो लहजा है हमारा, वो नॉर्दर्न एरिया, नॉर्दर्न पंजाब में वो बोला जाता होगा, सेंट्रल पंजाब में सियालकोट का एक अलग लहजा है पंजाबी का, थोड़ा मीठा मीठा सा, तो जिसके अंदर थोड़ी सी लोग जरा धीमा धीमा बोल के लहक लहक के बोलते हैं। तो ये तमाम चीजें एथनिक, अर्बन एंड रूरल सब कल्चर सबसे कॉमन एग्जांपल है अर्बन। जी जी मैडम, वो ऐसे ही है, वर्ड्स एक दिन में नहीं समझ आते, आपको काफी लंबा इंटरेक्शन करना। पीपल अर्बन रूरल सब कल्चर सबसे आसान है। क्लास सब कल्चर देखें भाई, अब इलीट क्लास की अपनी उठना बैठना है, जिसको हम एफ्लुएंट या रिच क्लास कहते हैं, अरिस्टोक्रेसी कहते हैं। मिडिल क्लास का अपना एक उठना बैठना है, अपर मिडिल क्लास का अपना एक सब कल्चर है, उनकी अपनी लाइफस्टाइल है, खाना पीना, कपड़े का अंदाज। आप देखें उमूमन आप लोगों के कपड़े जो है वो आप उनसे अंदाजा लगा लेते हैं कि वो किस क्लास से ताल्लुक है। ठीक है जी। मूविंग फॉरवर्ड, रिलीजियस सब कल्चर। रिलीजियस सब कल्चर में अगेन मुख्तलिफ रिलीजन्स हैं, फिर मुख्तलिफ रिलीजन्स के अंदर उनके मुख्तलिफ सेक्ट्स हैं। उन सेक्ट्स के लिहाज से आप देखें तो रिलीजियस सब कल्चर भी आम है। मूविंग फॉरवर्ड, कल्चरल यूनिफॉर्मिटीज पे अब हम बात करें। अच्छा जी, कल्चरल अब आगे चलें तो अब कल्चरल यूनिफॉर्मिटीज, अच्छा जी आगे बढ़ते हैं। तो कल्चरल यूनिफॉर्मिटीज में आ जाए तो all cultures are not similar to one another, but among the societies there are certain traits. लाजमन सोसाइटीज के अंदर कुछ ना कुछ ट्रेड्स तो होंगे। अब हर सोसाइटी के अंदर आप अपने बड़ों का एहतराम करते हैं, लेकिन वेस्टर्न सोसाइटी में उस एहतराम के और मानिए उस एहतराम का और तरीका है। हमारी जो ईस्टर्न सोसाइटी है उसमें और है, साउथ इंडिया में और तरीके से रिस्पेक्ट है, नॉर्थ इंडिया में और तरीके से रिस्पेक्ट है।
बांग्लादेश में और तरीके से देखा जाएगा, इस्लामी माशरों में रिस्पेक्ट को और तरीके से शो किया जाता है, हिंदू रिलीजन के फॉलोअर्स और तरीके से करेंगे, क्रिश्चियनिटी के फॉलोअर्स और तरीके से करें, तो ये चीजें, लेकिन अगर आप देखें तो कॉमनैलिटी भी है कि रिस्पेक्ट फॉर एल्डर्स। सो कुछ ना कुछ कॉमनैलिटीज जरूर होती हैं, बायोलॉजिकल, सोशल, ज्योग्राफिकल बैकग्राउंड की वजह से कॉमनैलिटीज आ जाती हैं। ऑन द सेम ग्राउंड सिमिलैरिटी among all cultures is also found. This similarity among all cultures is called uniformity of culture. बिल्कुल सच बोलना एक जनरल कल्चर की एक निशानी है। हर कल्चर के अंदर सच्चाई को, ट्रूथफुलनेस को, हार्डवर्क को ज्यादा वैल्यू। Due to its uniformity, cooperation among societies develop in the political, economic, religious, educational, technological and industry field. अब एक तरह की सोच, एक तरह की सियासी सोच, एक तरह की इकोनॉमिक्स, एक तरह की मजहबी सोच, एक तरह का निज़ाम तालीम, टेक्नोलॉजी में सिमिलैरिटी फिर क्या करती है कि कॉमन एसोसिएशंस बनाती है। जैसे नेटो, अब नेटो जो है वो वेस्टर्न यूरोप का अलायंस था जिसके अंदर और कुछ लोग शामिल हुए, लेकिन इनिशियली नेटो क्या था? एंटी कम्युनिस्ट अलायंस, कैपिटलिस्ट मार्केट, फ्री मार्केट की को सपोर्ट करने वाले जो कंट्रीज थे, कम्युनिज्म से डरने वाले, कम्युनिज्म से घबराने वाले, प्रोग्रेसिव मुआशरे, डेमोक्रेसीज थी इसके अंदर, डेमोक्रेटिक होना उनका जरूरी था, उनका एंटी कम्युनिस्ट होना जरूरी था, उनका निजाम ऐसा था, वहां पे लिबरल सोसाइटी थी, तो उन्होंने नेटो बनाया। अब नेटो के मुकाबले में एक और इत्तेहाद आया जिसको वार्सा पैक्ट कहते थे, जिसमें ईस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज थे, रशिया था, सॉरी यूएसएसआर था, इसके अंदर हंगरी और आई थिंक पोलैंड और चेकोस्लोवाकिया, रोमेनिया, आई थिंक स्लोवेनिया, ये तमाम ममालिक थे। अब इन ममालिक का जहां जाए यहाँ पर ज्यादा तमाम ममालिक में बल्कि डिक्टेटर्स थे, ऑटोक्रेट्स थे, मुआशरा बहुत क्लोज था, आजादी राय नहीं थी। इसके अलावा इकोनॉमी की कम्युनिस्ट इकोनॉमी थी, स्टेट रन इकोनॉमी थी, फ्री मार्केट इकोनॉमी नहीं थी। ये अमेरिका से डरते थे, ये रशिया या सॉरी सोवियत यूनियन के ज्यादा करीब थे। तो ये चीज इस तरह से आ जाती है जी। और किसी को वॉइस का इशू है? हाँ, ओके देन आपकी साइड पे प्रॉब्लम है। तो वो एक और इत्तेहाद बन गया यूएसएसआर। यूएसएसआर तो इतना मजबूत इत्तेहाद था कि बहुत सारे मुल्क एक तरह से एक दूसरे के अंदर जम होके वो एक अलायंस में आ गए, यूनियन ऑफ सोशलिस्ट सोवियत रिपब्लिक्स। अब देखें कजाकिस्तान और यूक्रेन और बाल्टिक कंट्रीज जैसे लाटविया, लिथुएनिया, एस्टोनिया, तो ये तमाम जो, इसके अलावा रशिया खुद, इसके अलावा किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, ये तमाम जो ममालिक हैं ये फिर इतने कॉमन कल्चर में थे, इतने उनके अंदर कॉमनैलिटीज थी कि वो एक ही मुल्क में, बेलारूस हो गए तो एक ही में एक मुल्क बन गए एक तरह से, उसको एक कॉमन काउंसिल चलाती थी। तो ये देखिए कि कल्चर की यूनिफॉर्मिटीज भी होती। सार्क सार्क एक और इत्तेहाद है, तो वो स्पॉइल हो गया, पॉलिटिक्स की नजर हो गया, लेकिन साउथ एशियन कंट्रीज का एक कॉमन कल्चर तो है, ट्रेडिशनलिज्म है यहाँ पर, डेमोक्रेटिक वैल्यूज बहुत स्ट्रॉन्ग नहीं है, एक लिटरेसी के इश्यूज हैं, पॉवर्टी के इश्यूज हैं, एग्रेरियन इकोनॉमीज हैं, तो मिलके एक साथ आए और आई थिंक सेकंड मोस्ट अंडर डेवलप्ड रीजन इन द वर्ल्ड है। पुअरेस्ट पीपल जो है दे लिव इन साउथ एशियन रीजन। इसी तरह यूरोपियन यूनियन है, फ्री मार्केट इकोनॉमी की बात करते हैं एक दूसरे से, इवन कस्टम्स यूनियन उन्होंने बनाई हुई है, शेयर करते हैं। ये तमाम चीजें जो हैं ये कल्चर यूनिफॉर्मिटी। फैमिली लाइफ आमतौर पर उसको हर कल्चर में वैल्यू दिया जाता है, मैरिज के ऊपर बात की जाती है कि लोग शादी करें, एसोसिएशन हो, एक तरह से फिर वो कंटिन्यूएशन ऑफ जनरेशन हो, इनहेरिटेंस, ये आमतौर पे हर जगह पे कॉमनैलिटी। लैंग्वेज, रिलीजियस बिलीफ, प्रैक्टिसेस,
एक कल्चर के अंदर या मुख्तलिफ सब कल्चर्स की कल्चरल यूनिफॉर्मिटीज होती हैं, उनके रिलीजियस बिलीफ्स, प्रैक्टिसेस, ये सब चीजें होती हैं। ठीक है जी। उसके बाद हाउसिंग, क्लोथ्स, यूटेंसिल्स। अगेन हाउसिंग, क्लोथ्स, यूटेंसिल्स, लोग किस तरह के घर बनाते हैं, कहाँ रहते हैं, ये एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से भी इन्फ्लुएंस होता है। क्लोथ्स कैसे पहनते हैं, कपड़े क्या हैं, लेकिन इसके साथ साथ इसका इन्फ्लुएंस जो है वो उनकी जब एक जगह पे मुख्तलिफ कल्चर के लोग रहते हैं तो उनके अंदर भी यूनिफॉर्मिटी आती है, लेकिन उनकी बस एक ग्रुप प्रेफरेंस भी होती है। एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के साथ साथ ग्रुप प्रेफरेंस भी होती है। एजुकेशन, प्रोफेशन, इकोनॉमिक सिस्टम, पॉलिटिकल सिस्टम, ये हम आपको ऊपर बता चुके हैं कि कैसे कल्चरल यूनिफॉर्मिटीज क्रिएट होती हैं इनकी वजह से। कल्चरल यूनिफॉर्मिटीज को अगर आप देखें तो बिल्कुल आसान जबान में मैं आपको समझाऊं तो कल्चरल यूनिफॉर्मिटीज का मतलब है ये मुख्तलिफ कल्चर्स के अंदर जो कॉमन वैल्यूज हैं, जो कॉमनैलिटीज हैं, जो चीजें सिमिलर हैं। ठीक है जी। कल्चरल वेरिएबिलिटीज, ऑल द थिंग्स are not common in cultures of world societies. There are differences in marriage, customs, professions, family living, laws, governments, trade pattern, religions. बिल्कुल मुख्तलिफ लोग साथ रहते हैं लेकिन उनके एक मुख्तलिफ कायदे होते हैं। अब आप देखें हम हॉस्टल में रह रहे हैं तो मुख्तलिफ रिलीजन से ताल्लुक रखने वाले लोग, मुख्तलिफ सेक्टेरियन बैकग्राउंड से ताल्लुक रखने वाले लोग हैं, मुख्तलिफ एथनिक ग्रुप्स हैं, सिंधी, बलोची, पश्तून, पराहवी, पंजाबी, सराइकी, हजारा स्पीकिंग लोग बहुत हैं, गिलगिती बोलने वाले लोग, बल्ती बोलने वाले लोग, उर्दू बोलने वाले लोग, कश्मीरी जबान बोलने वाले लोग हैं। इवन आप देखें कि सिंधी जबान बोलने वाले लोग हैं, उनके लहजे आपस में बहुत मुख्तलिफ। एक लहजा ऐसा है जिसको हम अगर कहें कि लाड़ी लहजा है तो वो बहुत ही मतलब जरा तेज और थोड़ा लाउड तरीके से बोलते हैं। इसके मुकाबले में अगर आप उतराई या नॉर्दर्न अगर आप डायलेक्ट देखें तो वो थोड़ा धीमा है, थोड़ा लहक कर बात करते हैं। तो ये मुख्तलिफ चीजें हैं। आप कॉमनैलिटीज भी हैं, देखा जाए तो वो सिंधी स्पीकिंग है, तमाम लोग सिंधी कल्चर को फॉलो करते हैं, एक दूसरे के साथ दोस्तियां भी हैं, एक दूसरे की बात समझते हैं। डिफरेंसेस देखें तो खाना पीना थोड़ा सा मुख्तलिफ है, बात करने का अंदाज मुख्तलिफ है, वे ऑफ लाइफ भी मुख्तलिफ हो सकता है। तो ये डिफरेंसेस भी, शादी की तकारीब मुख्तलिफ होती है, कस्टम्स मुख्तलिफ होते हैं, लोगों के प्रोफेशन मुख्तलिफ है। एक जगह पे बलूचिस्तान में बहुत सारे लोगों का जो प्रोफेशन है वो काश्तकारी नहीं है, क्योंकि वहां पे काश्तकारी मुमकिन ही नहीं। तो उनका कल्चर शायद जो है वो बकरियां पालना है, उनका कल्चर शायद माइनिंग, सॉरी प्रोफेशन माइनिंग है। ये जो लोग मकरान कोस्टल बेल्ट के करीब रहते हैं उनका कल्चर जो है वो फिशिंग से, प्रोफेशन फिशिंग से मुंसलिक है। ठीक है। Cultural differences that create differences in economic, political, and general social ways of life are known as cultural variabilities. वो चीजें जो कल्चर में मुख्तलिफ होती हैं, जिनकी वजह से हमारा इकोनॉमिक, पॉलिटिकल और सोशल वे ऑफ लाइफ मुख्तलिफ होता है, उनको हम कल्चरल वेरिएबिलिटीज कहते हैं। ठीक है जी। सम ऑफ इट्स एग्जांपल्स आर टाइप्स ऑफ फैमिली। फैमिली भी मुख्तलिफ तरह की होती है कल्चर के अंदर। जॉइंट फैमिली सिस्टम होता है, न्यूक्लियर फैमिली होती है, न्यूक्लियर फैमिली मियाँ बीवी और बच्चे रहे, जॉइंट फैमिली में माँ बाप रहे, फिर 2-3 भाई इकट्ठे रहे, फिर उनकी फैमिलीज आपस में कजन्स, फर्स्ट कजन्स आपस में साथ रहे। मेट्रियार्कल सोसाइटी होती है कि बातों का खातून जो है वो ज्यादा डोमिनेंट होती हैं या उनकी मेहनत होती है तो वो फैसले कर रही होती हैं। जैसे मुझे अपने प्रोजेक्ट के तहत एक फैमिली के साथ इंटरेक्ट करना पड़ा, बैकवर्ड फैमिली थी और बड़ा अंडर डेवलप्ड एरिया था, लेकिन देखा जाए तो वहां पे खातून जो थी वो घर की सरबराह थी, वो मामला चलाए। आमतौर पे हमारे यहाँ पेट्रियार्कल होता है। पेट्रियार्कल होता है कि जो सोसाइटी में मर्द डोमिनेट कर रहा हो। इसी तरह मेट्री लोकल होता है जहां पर आप औरत के घर में आके रहे, जैसे शादी करके कोई औरत की तरह। पेट्री लोकल, पेट्रीलीनियल, मेट्रीलीनियल, यानी पेट्री लोकल होगा जहाँ पे मर्द के घर में आमतौर पे हमारे घर में ये होता है। पेट्रीलीनियल होता है कि जो नस्ल है या आइडेंटिटी है वो मर्द की तरफ से असाइन हो, बाप की तरफ से। मेट्रीलीनियल यानी माँ की तरफ से।
ये कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं, ये जब आप बुक पढ़ेंगे आप इनको डिटेल में भी पढ़ लीजिएगा। डिटेल क्या है, 3-3 लाइन्स ही होंगी, लेकिन आपकी डेफिनेशंस या आपकी एमसीक्यूज के लिहाज से भी अच्छा। फिर मैरिजेस कैसे होती है, एंडोगेमी। एंडोगेमी बहुत सारी सोसाइटीज के अंदर सेम कम्युनिटी के अंदर ही शादी की जा सकती है, कम्युनिटी से बाहर शादी को गुनाह समझा जाता है। सैयद एक बहुत बड़ी एग्जांपल है, सादात एक दूसरे से तो शादी करते हैं लेकिन गैर सैयद में शादी नहीं करते। इसी तरह से अराई बिरादरी जो पंजाब में भी रहती है और सिंध के कुछ एरियाज में भी रहती है, अराई जो लोग हैं वो आमतौर पे एंडोगेमस होते हैं। दे डू नॉट मैरी ऑफ देयर सन और डॉटर टू समवन आउटसाइड देयर फैमिली। एक्सोगेमी होती है कुछ फैमिलीज के अंदर, कल्चर ही यही होता है कि आपने अच्छा, एंडोगेमी की एक और चीज होती है, आपने फैमिली के अंदर भी शादी करनी। बात औकात ये भी सख्ती होती है कि सिर्फ अपनी कम्युनिटी अपनी कास्ट के अंदर नहीं, आपने अपनी फैमिली में, यानी आमतौर पे लोग कजन से, फर्स्ट कजन से या मैक्सिमम सेकंड कजन से शादी। एक्सोगेमी होती है कुछ कल्चर्स के अंदर, ये पसंद नहीं किया जाता है और फिर शादी जो है वो आउटसाइड फैमिली की जाती है एंड इट इज वेरी वेरी स्ट्रिक्टली फॉलोड। जैसे मैं आपको अर्ज करूं, जैसे अब हमारे अर्बन सोसाइटीज में फैमिली जो है वो कोशिश करती हैं कजन्स में शादियां ना हो। उसका एक बायोलॉजिकल रीजन भी है कि डिजीज इंट्रैपमेंट हो जाती है विद इन फैमिली, थोड़े जेनेटिक इश्यूज आ जाते हैं। अच्छा जी, इसके अलावा एक और एक्सोगेमी का मैं बताऊं, हरियाणा जो इंडिया की रियासत है, हरियाणा में बहुत सारे गांव हैं जहां पर ये समझा जाता है कि एक गांव के लड़का लड़की आपस में भाई बहन, चाहे उनका कोई रिश्ता नहीं है, वो एक गांव में रह रहे हैं, एक सोसाइटी में, एक कम्युनिटी के मेंबर हैं, और फिर उनके ऊपर पाबंदी होती है कि वो एक दूसरे से शादी नहीं कर सकते और किसी बाहर के लड़के से, किसी दूसरे गांव के लड़के से गांव क्रॉस करने के बाद ही शादी की जा सकती है। ये हरियाणा में तो मैंने खुद क्योंकि थोड़ा पढ़ा है या इसके ऊपर एक टीवी पे देखा था, फिर वो एक केस बन गया था कि लोग जो हैं वो, दो लड़का लड़की ने आपस में पसंद की शादी कर ली थी, एक ही गांव के रहने वाले थे, तो उनके ऊपर एक प्रॉपर केस बन गया और वो फिर लोग उनकी ऑनर किलिंग करने के पीछे पड़ गए थे। तो ये चीजें एक्सोगेमी भी है, ऑल्दो हमें एंडोगेमी तो बड़ी आसानी से समझ आती है, एक्सोगेमी नहीं समझ। मोनोगेमी, अब सोसाइटीज जनरली मोनोगेमस हो गई हैं, मोनोगेमस हो गई है। मोनोगेमस यानी एक शादी, सिर्फ एक मर्द एक औरत से शादी करे, ज्यादा शादियां ना। जनरली औरतों का तो एक ही शादी हो पाती है, लेकिन कुछ सोसाइटीज में मर्द एक से ज्यादा शादियां कर लेते हैं। जैसे जो इस्लामी मुआशरे हैं वहां पर इजाजत होती है मर्द को, या आमतौर पर अरबी मुआशरे हो गए हमारे यहाँ, या साउथ पंजाब हो गया, या इंटीरियर सिंध, खासकर यहाँ पर पोलीगैमी है, यानी एक से ज्यादा बीवियां लोगों की होती हैं, वो एक से ज्यादा शादियां करते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि पूरे कल्चर के अंदर है या ये किसी कोई सिंध या पंजाब के कल्चर में है कि तमाम लोग ज्यादा शादियां करते हैं, लेकिन पोलीगैमी या जो है वो पाई जाती है एक से ज्यादा औरतों से। इसी तरह अरेबिक कल्चर के अंदर है कि एक से ज्यादा बीवियां होती हैं लोगों की उमूमन, या नॉर्थ अफ्रीका में भी ये है कि एक से ज्यादा बीवियां लोगों की। क्रिश्चियनिटी में ये अलाउड नहीं है, तो ऑफिशियली लोगों की एक ही बीवी होती है पूरे यूरोप के अंदर, या होती नहीं है या एक होती। इसी तरह से हिंदुइज्म में अलाउड नहीं है पोलीगैमी, तो आप मोनोगैमस ही रहते हैं, एक मर्द एक औरत से शादी कर सकते हैं। पोली एंड्री होता है, पोली एंड्री होता है आई थिंक एक औरत मल्टीपल मर्दों से शादी करे। ये कुछ जो मुआशरे हैं, जैसे आई थिंक आर्टिक में रहने वाले कुछ मुआशरे या साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज में, वहां पर ये कुछ है, लेकिन आमतौर पे ऐसा नहीं होता। लेवरेट और सोरोरेट आप पढ़ लीजिएगा, सोरोरेट। आई थिंक दीज आर वेरी very basic things, मगर not like very suitable for me to talk about, so you can just read it. It's important for your general knowledge, otherwise it's fine. तो कस्टम्स ऑफ मैरिज आपने देख लिया, कस्टम्स ऑफ मैरिजेस में क्या होता है। कुछ जगहों पे होता है कि लड़का लड़की रहते ही अलग घर में, शादी के बाद कुछ घरों में होता है कि लड़के के घर आ जाती है खातून। कुछ जगहों पे होता है लड़के का घर तो होता है लेकिन वो न्यूक्लियर फैमिली होती है, लड़के के माँ बाप नहीं होते। कुछ जगहों पे जॉइंट फैमिली होती है।
कुछ ऐसे भी मुआशरे हैं जहाँ शादी करके औरतों के घर भी आ रहे हैं। दामाद तो एक चीज है, लेकिन उसके अलावा भी कुछ सोसाइटीज में होता है। ठीक है जी। कल्चरल कस्टम्स ऑफ मैरिजेस, कैसे शादी होती है, शादी में कपड़े किस तरह के पहने जाते हैं, जहेज का रिवाज है नहीं है कुछ माशरों में। आपको पता है ये भी होता है कि कुछ ट्राइब्स हैं जहां पर शादी के लिए लड़की वाले कोई जहेज नहीं देते हैं, लड़के वाले लड़की के घर वालों को गिफ्ट्स देते हैं, वो अच्छी खासी हैवी अमाउंट देते हैं, पैसे देते हैं कि आप शादी करें, आप अपनी लड़की की चीजें बनवाएं, आप शादी का इंतजाम करें। तो ये तक भी होता है, ऐसी भी सोसाइटी है। और जो सोसाइटीज थोड़ी ईस्ट साइड पर हैं, जैसे हमारे यहाँ पंजाबी सोसाइटी हो गई, या सिंध की सोसाइटी, या इवन जो लोग उर्दू बोलने वाले हैं, यहाँ पर जहेज की लानत है। जहेज के बारे में बहुत होता है, मैरिज गिफ्ट्स, या जहेज को और भी कुछ कहते हैं अंग्रेजी में, डाउरी। यस, डाउरी का कॉन्सेप्ट है। तो वहां पे लड़की के माँ बाप लड़की के साथ बहुत सारे गिफ्ट्स देते हैं, कभी गाड़ी दे देते हैं, कभी जहेज में फर्नीचर देते हैं, और कभी जमीनें नाम करते हैं, जेवर नाम कर देते हैं। तो ये अलग तरीका है। बाज़ औक़ात होता है कि मुख्तलिफ रिवायात तो बहुत सारी हैं। अब आप देखें शादी की, हर कोई अपनी फैमिली के अंदर की रिवायात देख ले, किसी और फैमिली की रिवायात देख ले, तो उससे डिफरेंसेस पता चलते हैं। Cultural values. Economy is at the highest value in Western societies, while social moral values are highest in the Pakistan. बहुत सारे वेस्टर्न सोसाइटीज के अंदर पैसा, पैसे की बचत, पैसे की जो कॉस्ट इफेक्टिवनेस है उसके ऊपर ज्यादा जोर है। हमारे यहाँ सोशल मॉरल वैल्यूज के ऊपर, रिवायात के ऊपर, लोग कैसे दिखते हैं, एक दूसरे से इंटरेक्ट कैसे करते हैं, किस किस को शादी में बुलाया, खाने में क्या क्या खिलाया, वालिदैन को इज्जत दी, फुप्पी को, खाला को इज्जत दी, कि पूरे खानदान को कैसे बिठाया, उनको बेहतरीन जगह पे ठहराया, ये चीजों पे ज्यादा जोर होता है। रिलीजियस एटीट्यूड्स, कल्चरल वेरिएबिलिटी होती है, कहीं पे मजहबियत ज्यादा है, कहीं पे कम है, कहीं पे कट्टर है। एक ही सेट को फॉलो करने वाले लोगों के मुख्तलिफ रुझानात होते हैं। बहुत सारे लोग नमाज के बड़े पाबंद हैं लेकिन बाकी चीजें नहीं करते, कुछ लोग नमाज कम पढ़ते हैं, बाकी सोशल वर्चूज में ज्यादा है, कुछ लोग बहुत बैलेंस लाइफ होती है, वो नमाज रोजा भी करते हैं, और वो मौशरती या समाजी जो गुड है उनको भी सर अंजाम देते हैं। लॉ ऑफ इनहेरिटेंस, अगेन इनहेरिटेंस होगी, कोई दुनिया से जाएगा तो किसके पास जायदाद आएगी, सारी बेटे के नाम आ जाएगी, या पहले बेटे के नाम भी करते हैं कुछ लोग खाली बाय लॉ, बाकी होता है। वरना इस्लामी माशरे में बेटा बेटी पे डिवाइड होता है, कहीं पे विल का सिस्टम है, मुख्तलिफ चीजें। सिस्टम ऑफ एजुकेशन इम्पोर्टेंट। सिस्टम ऑफ एजुकेशन क्या है, तालीम कैसे हासिल की जाती है, मदरसे में तालीम है, मस्जिद में तालीम है, स्कूल है, स्कूल का क्या रिवाज है, कितनी देर स्कूल को फॉलो करते हैं लोग, स्कूल की फी खुद पे करते हैं या गवर्नमेंट पे करती है, इसी तरह से स्कूल में ए लेवल्स है, ओ लेवल्स है, निजाम कैसे चल रहा है। ठीक है जी, so this is important. Any question up till now? ये पढ़ लीजिए इस दौरान आप लोग, मैं आप लोगों के क्वेश्चंस पढ़ता हूँ। ओके, तो अब आप देखेंगे कल्चरल शॉक्स भी लगते हैं। अच्छा जी, कोई सवाल आ गया, पहले देख। सर ये कास्ट से रिलेटेड लिख सकते हैं कि इस कास्ट के लोग ऐसे हैं, मतलब थोड़ा सा क्रिटिसिज्म के लिहाज से ना लिखें, थोड़ा पॉजिटिव सेंस में लिख लें या लाइटर वे में लिखें यूफेमिस्टिकली, बिकॉज आप क्रिटिसाइज। अब देखें दो कल्चरल डिफरेंसेस, वेरिएबिलिटीज हैं। एक खातून थोड़ा इस्लाम को फॉलो करती हैं तो बड़ी सख्त हैं अपने नकाब में, अपने पर्दे में, अपने जिस्म को ढांपने में,
वो भी एक वेस्टर्न सोसाइटी में रह रही हैं, दूसरी खातून है वो बिल्कुल उनको हैरत से देख रही है, भाई ये कहाँ से आ गई, किसी और ही दौर की है, इस औरत की क्या एग्जिस्टेंस है जब इसका चेहरा ही नहीं नजर आ रहा है। तो शी इज शॉक्ड। वेरिएबिलिटीज कल्चरल शॉक का बाइस बनती हैं जब डिफरेंसेस आते हैं। ठीक है जी। Causes of cultural variabilities and similarities, geographical environment of societies differ from one another। हमने बताया ज्योग्राफी डिफरेंट हो सकती है, कोई समंदर के पास रहता है, कोई दरिया के पास रहता है, कोई पहाड़ों पे रहता है, कोई बड़ी सरफेस जमीन पे रहता है, किसी के पास ग्लेशियर्स हैं, किसी के पास चटियल मैदान हैं, कहीं कोई सहराओं में रह रहा है, तो उससे डिफरेंस आता है। उनकी कमाने खाने के तरीके मुख्तलिफ होते हैं, उनके लिबास मुख्तलिफ होते हैं, उनके घर मुख्तलिफ, उनकी जबानों में डिफरेंस तफावत आ जाता है। सोशली जो सोसाइटीज डिफर फ्रॉम वन अनदर, बिल्कुल ऐसे ही है। लर्निंग कैपेसिटी डिफरेंट होती है। मटेरियल अवेलेबल भी अगेन डिफरेंट हो सकता है, खाना पीना, पैसा, दौलत, माल। कल्चरल वैल्यूज, बिलीफ, सेंटिमेंट्स एंड एटीट्यूड्स व्हिच फॉर्म कोर ऑफ द कल्चर वेरी इन ऑल सोसाइटीज। बिल्कुल सही। टेक्निक्स ऑफ लाइफ अवेलेबल टू पीपल डिफर ड्यू टू डिफरेंट सिस्टम ऑफ टेक्नोलॉजी टॉट इन। बिल्कुल ऐसे ही है कि लोगों को जो जिंदगी गुजारने के लिए मुख्तलिफ स्किल्स हैं वो मुख्तलिफ होते हैं, तो दैट्स वाई ये हम इस पे बात कर चुके हैं, तो इसलिए हम इसको हमने क्विकली गो थ्रू किया। मैंने लास्ट 2 स्लाइड्स के अंदर इस पे बात की। जी, कल्चरल रिलेटिविज्म इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट एंड यू शुड ऑलवेज understand it. Is the view that all beliefs, customs and ethics are relative to individual within his own social context। हम किसी कल्चर को गलत नहीं कह सकते। हम उठें और उठ के खड़े हो जाएं, कहें कि यार यहाँ पे ये चीज हो रही है ना, ये बस यहाँ पे गलत है। हाँ, कुछ रिवायात शायद बिल्कुल ही गलत हैं, जैसे औरत को हुकूक ना देना, या औरत को उसकी इनहेरिटेंस में से उसका राइट जो है उसको अबॉलिश कर देना, या डाउरी का निजाम। बट एट द सेम टाइम तो हम उठ के किसी कल्चर को गलत ना कहें, हम ये कहें कि तमाम बिलीफ्स, कस्टम्स और एथिक्स जो है ना वो रिलेटिव है, उसमें कुछ एब्सोल्यूट राइट, एब्सोल्यूट रॉन्ग नहीं है। ठीक है। उस वो सब रिलेटिव हैं, सब्जेक्टिव हैं, और हर आदमी के अपने सोशल कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से। मैं अगर पाकिस्तान में रह रहा हूँ और मुझे अगर अपनी बेटी की शादी करनी है, और मुझे ये देखना है कि अच्छा रिश्ता तभी आएगा कि जब मुझे जहेज देना है, तो फिर मैं अगर मजबूर होकर जहेज दे रहा हूँ तो शायद मैं गलत नहीं हूँ, क्योंकि मेरी मजबूरी ये बन चुकी है, क्योंकि इसके बगैर मेरा गुजारा नहीं होगा। मेरी बेटी जो है वो शायद एक अच्छा रिश्ता लूज कर जाएगी। तो ये तमाम चीजें अहम है। तो आपको हर शख्स के कल्चर को उसके कॉन्टेक्स्ट में देखना, खड़े होकर जजमेंट पास नहीं करनी। इन अदर वर्ड्स, राइट एंड रॉन्ग आर कल्चर स्पेसिफिक। हर कल्चर के अपना राइट, अपना रॉन्ग है, के अंदर एब्सोल्यूट राइट, एब्सोल्यूट रॉन्ग। लेकिन अब ऑनर किलिंग को भी कल्चर कहा जाता है, तो कहीं ना कहीं हमें उठकर एक लाइन भी ड्रॉ करनी पड़ती है। वो एथिक्स, बेसिक ह्यूमन राइट्स और लॉ, ये चीजें डिसाइड कर रहे होते हैं कि क्या राइट है, क्या रॉन्ग है। कल्चर में आप गलतियां नहीं निकाल। Different cultures have different moral codes, often is used as a key to understanding morality. Proponents argue that there is not as universal truth in ethics. There are only various cultural codes and nothing. Customs of different societies is all. सिंपल सी बात है कि फिर जो लोग मॉरलिस्ट हैं, वो जब राइट या रॉन्ग की बात करते हैं, तो जो कल्चरल रिलेटिविज्म को सपोर्ट करने वाले वो कहते हैं कि भाई हर आदमी का कल्चर उसके हालात, उसके वाकयात, उसके माजी, उसकी तारीख और उसकी जो हाल है उसके हिसाब से बने। आप खड़े होकर जजमेंट पास नहीं कर सकते। कोई यूनिवर्सल ट्रूथ नहीं होता है एथिक्स के अंदर। हर चीज रिलेटिव होती है, हर चीज अपने हिसाब से चल रही होती है। लेकिन अब इसका नुकसान क्या है कि आप कल्चरल रिलेटिविज्म बना के आप बहुत सारी बुराइयां करते रहेंगे। कल्चरल रिलेटिविज्म में क्या बुराइयां हैं कि जी लोग ऑनर किलिंग करते हैं, ऑनर किलिंग करते हैं, और ऑनर किलिंग करके कहते हैं कि जी ये तो हमारे कल्चर का हिस्सा है, इसने हमारी रिवायात को तोड़ा, इसने हमारे साथ बुराई की है, तो उसके चक्कर में वो जी अब इसे माफ कर दो। लोग ऑनर किलिंग करते हैं और फिर जिस अपनी बेटी को मारने वाले बाप को ही उसकी बीवी यानी मरने वाली बेटी की माँ माफ कर देती। तो ये तो कल्चर रिलेटिविज्म का नुकसान आ रहा है।
इसी तरह ये जहेज की लानत जो है ये भी कल्चरल रिलेटिविज्म की। जी हम अपनी बेटी को, आप हमें कुछ मत दें, अपनी बेटी को दें। भाई बेटी को क्यों दें? बेटी जिसके घर शादी करके जा रही है वो क्या इस काबिल नहीं, या वो सारी जिंदगी जो है वो ससुराल से ही ले लेके वो दूल्हा जो है वो गुजारा करता रहेगा? उस दूल्हा की अपनी टेंडेंसी नहीं, आप अपनी बेटी को दें। अगर तो ये इतने ही चॉइस बेस्ड है, फिर वो लड़की जब शादी करके आए तो उसको ताना नहीं पड़ना चाहिए। जब वो लड़की जहेज के बगैर उसके माँ बाप अफोर्ड नहीं कर सकते तो आप उन्हें फोर्स ना करें। रिलेटिविज्म के कुछ ना कुछ नुकसानात हैं, इसके पीछे छुप के कुछ बुराइयां भी फिर चल रही होती हैं। हमारे घर, हमारी रिवायत है कि औरत घर से बाहर नहीं निकले, आपकी रिवायत है कि औरत घर से बाहर ना निकले और आप औरत पे जुल्म करते रहे, औरत तालीम हासिल ना करे, उसको सेहत की सहूलियात ना हो। ये भी कल्चरल रिलेटिविज्म। आजकल एक लाइसेटे एक फ्रेंच कल्चर का एक पार्ट है जिसका होता है सेकुलरिज्म ही होता है, लेकिन उसमें कि आप जी मजहब का मजाक भी उड़ाएं। अब फ्रांस वाले कल्चरल रिलेटिविज्म के चक्कर में कहते हैं कि ये तो बिल्कुल ही गलत बात है, ये तो बिल्कुल सही है, हम ये हमारा कल्चर है कि हम मजाक उड़ाएं, हम जो है वो दूसरे दीन, हम तो दीन की तरफ माइल होने की हक में ही नहीं है। लोगों को बिल्कुल नहीं चाहिए कि वो दीनी रुझान रखें। तो इसकी वजह से जो है वो अब लोग जो हैं वो कहते हैं कि ये भी कल्चरल रिलेटिविज्म है, और पकड़ के जो है वो लोगों के दीनी ख्यालात का, उनकी सीक्रेट फिगर्स का मजाक उड़ाया जा रहा है। तो कल्चरल रिलेटिविज्म का एक कुछ नुकसानात भी है। ठीक है जी, मूविंग फॉरवर्ड। कल्चरल रिफ्यूज, अच्छा जी अभी तक क्लियर है? आप लोगों को समझ आ रही है? कोई सवाल? बोर तो नहीं हो रहे हैं? थोड़ा सा इंटेंस तो नहीं हो गई डिबेट में? इसलिए काफी रुक रुक के चल रहा हूँ क्योंकि दिस इज समथिंग which is a bit heavy। ये मिस मारिया के अलावा भी कोई बता दे, क्योंकि मिस मारिया तो वैसी शौकिया पढ़ रही है मेरा ख्याल है, इन्होंने जैसे आज हमें बताया है होगा। तो आपके अलावा हिना है, तूबा, शनीर, सुमेर, मरियम, यमुना। चल ठीक है, तो यू आर ओके। सो थोड़ा सा ये ट्रिकी ट्रिकी तो नहीं बोलना चाहिए, थोड़े से डिफिकल्ट टू ऑब्जॉर्व होते हैं कॉन्सेप्ट्स। और मुझे पता है कि बाद औक़ात लोग ना सोशियोलॉजी पढ़ाते पढ़ाते ट्रेन चला देते हैं, फिर बाद में स्टूडेंट्स जो है सर खुजाते हैं। तो दैट्स व्हाई आई एम कीपिंग द पेस अ बिट लो। अदरवाइज स्लाइडें टपाना तो बहुत आसान काम होता है। मगर सोशियोलॉजी जैसे मैंने इंट्रोडक्टरी लेक्चर में आपको पढ़ाया, दिस इज the subject of my passion. I was like given a lot of pieces of advice कि छोड़ दो, low scoring है, लेकिन but I stuck to it because I love this subject, and that's why I want to make it easy for every one of you, because a lot of people find it difficult or boring just because they are taught in a way that is not very interesting. Cultural refuse. The people dissatisfied by their social life tend towards something or some belief and seek satisfaction. This is called cultural refuse. यानी वो किसी और अपने कल्चर से थोड़ा सा डिफरेंट व्यू पॉइंट, कोई बिलीफ, कोई और चीज, कोई बिलीफ, कोई वे ऑफ लिविंग अडॉप्ट करते हैं और उसको कल्चर रिफ्यूज है। वो अपनी चीज से, अपने कल्चर के उस पार्ट से सेटिस्फाइड नहीं होते तो वो कहीं और उसको ढूंढते हैं और अपनी सेटिस्फैक्शन इंश्योर करते हैं। Some things provide shelter to their dissatisfaction. Such things provide satisfaction to their, कि जो डिससेटिस्फेक्शन है उसको वो एक तरह से सहारा देते हैं और इनके लिए कुछ खास फंक्शंस परफॉर्म करते हैं। मैंने आपको सोशियोलॉजी पढ़ाते हुए एक चीज बताई थी, सोशियोलॉजी में फंक्शन का क्या मतलब? एनीवन? ये बात मैं आपको पहले बता चुका हूं कि मैं सिर्फ वन वे नहीं पढ़ाऊंगा। अगर मैं इतनी मेहनत, इतना एफर्ट लगा के पढ़ा रहा हूँ तो मैं आप लोगों से सवाल करूंगा। सोशियोलॉजी की टर्म में फंक्शनैलिटी, फंक्शन, फंक्शनलिज्म, ये चीजें क्या जो है वो हमें बता रही होती हैं? बताएं।
जी, एनीवन, व्हाट इज फंक्शनलिज्म या फंक्शन या जी, एक जवाब दो। कंट्रीब्यूशन और कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ सोसाइटी सोशल स्ट्रक्चर। जी, कंट्रीब्यूशन टू स्टेबिलिटी ऑफ सोसाइटी, कोई ऐसी चीज जो सोसाइटी, नहीं नहीं कॉम्प्लेक्स सिस्टम को नहीं कहते, फंक्शनल अप्रोच होती है कि सोसाइटी के अंदर, ये सोसाइटी के किसी एलिमेंट के अंदर स्टेबिलिटी लाएं, इक्विलिब्रियम लाएं, बैलेंस करें, उसके अंदर कॉन्फ्लिक्ट को अवॉइड करें। तो है स्पेशल फंक्शंस टू देम का मतलब है कि स्पेशल जॉब्स करते हैं उनके लिए, यानी उनकी नीड को सेटिस्फाई करते हैं और सोसाइटी के अंदर स्टेबिलिटी को इंश्योर करते हैं। अदरवाइज क्या होगा, तो बहुत सारे लोग कुछ कल्चरल वैल्यू से डिससेटिस्फाइड होंगे, तो फिर वो कॉन्फ्लिक्ट की तरफ जाएंगे, इंतशार फैलेगा। आई एम टेकिंग 1 minute ब्रेक फॉर अजान। अशहदु अन्ना जी, हम मेरे यहाँ अजान हो रही थी तो मैंने बोलना रोकना था, तो आई एम बैक। ओके, पीपल यूज सच थिंग्स, फील यूजिंग सच थिंग्स फील कामनेस, सेटिस्फेक्शन एंड पीस, उन्हें सुकून महसूस होता है। वो एक तरह से एक और जगह पनाह ले लेते हैं, जिसको हम कह सकते हैं, हाँ, उनको चाहिए होती है तो वो पनाह ले लेते हैं। ठीक है, मूविंग फॉरवर्ड, among such things we include religious sacred writings। अब क्या है, लोग, बहुत सारे लोग जो परेशान होते हैं, कुरान के अंदर सुकून ढूंढते हैं। अब वो देखते हैं कुरान उनके लिए सीक्रेट राइटिंग्स, या गीता पढ़ते हैं लोग, या सिख मजहब वाले अपनी कोई किताब पढ़ते हैं। इस तरह से, इस तरह की चीजें हैं। लोग बैंगल्स हाथों में, जो लोग थोड़े सूफी हो जाते हैं, वो हाथों में चूड़ियां पहनते हैं बड़ी बड़ी। वो एक या कुछ रवायात में होता है, लोग उंगली के अंदर अंगूठियां मुख्तलिफ तरह की पहनते हैं, अकीक और फिरोजा, उससे सुकून मिलता है। नेकलेस, लॉन्ग हेयर, या कोई भी सोशल लाइफ का फैशन भी, कुछ लोग जिप्सी बन जाते हैं। सो एवरीवन फाइंड्स द रिफ्यूज इन डिफरेंट वेज। ठीक है, वो अपने सुकून के लिए कुछ भी मुख्तलिफ चीजें तलाश कर लेते हैं, एंड देन दे फाइंड इट वेरी डिफरेंट। कल्चरल लैग, वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, एंड आई थिंक इट केम इन 2019 exam as well. The phenomenon that occurs when change in material culture occurs before or at faster rate than change in normal। कल्चर के दो एलिमेंट्स होते हैं, इसमें हम लास्ट लेक्चर में थोड़ी सी बात की थी हमने, मटेरियल कल्चर, नॉन मटेरियल कल्चर। मटेरियल कल्चर यानी वो चीजें जो नजर आती हैं या जिनको फील किया जा सकता है, जो एक वजूद रखती हैं। जैसे कि टेक्नोलॉजी हो गई, मेरे पास कोई मोबाइल है, मेरा घर है, मेरा खाना पीना भी इवन, तो ये चीजें मटेरियल कल्चर में आती हैं। इसी तरह से नॉन मटेरियल कल्चर क्या होता है? नॉन मटेरियल कल्चर होता है वो चीजें जो आप जिनको
देख नहीं सकते, जिनको आप हाथ नहीं लगा सकते, जिनकी फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं है। ठीक है। इस जैसे कि अब होता क्या है आमतौर पे कि जो मटेरियल चीजें हैं, जो दौलत या जो पैसे से खरीदे जाने वाली चीजें हैं, वो तेजी से तरक्की करती हैं क्योंकि टेक्नोलॉजी बहुत तेजी से इवॉल्व कर। इसके मुकाबले में जो ना नजर आने वाली चीजें हैं, कल्चरल वैल्यूज, कस्टम्स, ट्रेडिशंस, इवन लैंग्वेज, इनका चेंज थोड़ा सा स्लो होता है। ये क्योंकि बहुत सारे लोगों की कंट्रीब्यूशन से एक चीज बन रही होती है, वैल्यूज नो, तो इसको ज्यादा टाइम चाहिए होता है। इसके मुकाबले में आईफोन का वर्जन हर नए साल नया आ जाता है, कपड़ों के अंदर, फैशन के अंदर चेंजेस आ जाते हैं। ट्राउजर के पाइंचे कभी किसी दिन कैसे होते हैं, अगले साल बिल्कुल बदल जाते हैं। तो मटेरियल कल्चर बहुत तेजी से इवॉल्व कर रहा है, नॉन मटेरियल कल्चर उसके मुकाबले में बहुत स्लो है। तो इन दोनों की वजह से एक एक गैप पैदा होता है, एक लैग आता है। व्हेन नॉन मटेरियल पार्ट ऑफ कल्चर लैग्स बिहाइंड मटेरियल पार्ट ऑफ कल्चर, दिस इज कॉल्ड कल्चरल लैग। कॉन्सेप्ट ये दिया था विलियम ऑकबर्न ने, जिन्होंने कहा मटेरियल कल्चर हमेशा फास्टर रेट पे नॉन मटेरियल कल्चर किया जाता है और जिसकी वजह से डिस्क्रिपेंसीज आती है। सिंपल सी बात है, आप लोगों को और हम लोगों को टेक्नोलॉजी का यूज, हम जिस जनरेशन में आए तो वो बढ़ता जा रहा था, या हमारे से थोड़े से छोटे, बल्कि मेरे से आप लोग थोड़े छोटे होंगे, 3-4 साल 5 साल, तो आप लोग ज्यादा रिलेट कर सकते हैं बिकॉज मैं तो टेक्नोलॉजिकली बैकवर्ड सा आदमी हूं। तो अब लोग गेमिंग में लगे रहते हैं, इंस्टाग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप और मूवीज और स्मार्टफोन, इसके अंदर डूबे रहते हैं। इसके मुकाबले में आपके पेरेंट्स आपको देख देख के चिढ़ते रहते होंगे, सेंस कि यार कोई होश नहीं है, खाने की होश नहीं है, हम बैठे हुए हैं, हम बात कर रहे हैं, आप जो है मोबाइल पे सर झुका के लगे हुए हो, किससे बात कर रहे हो, क्या हो गया है, बिगड़ गए हो। ये जो एक हल्की सी एक टेंशन पैदा होती है, ये कल्चरल लैग की वजह से, क्योंकि उनके नजदीक मटेरियल नॉन मटेरियल वैल्यूज की बहुत इंपॉर्टेंस है। आपके नजदीक भी होगी, लेकिन उनकी नॉन मटेरियल वैल्यूज अभी पुरानी है, अभी वो उस तरह से चेंज नहीं हुई। टेक्नोलॉजी जल्दी बदल गई है, अब टेक्नोलॉजी टाइम मांग रही है, टेक्नोलॉजी अट्रैक्टिव है, वो आपको अपनी तरफ खींच रही है, आपके वाले तंग। दिस अनइक्वल रेट ऑफ लैग कर रही होती है, वैल्यूज बाद इंडेंजर्ड हो जाती है। अब आप सिंपल सी बात देखें, जनरेशन गैप थोड़ा सा सिमिलर हो सकता है, इतना सिमिलर नहीं है। उसकी वजह यह है कि जनरेशन गैप तो ये आपके और आपके वालिदैन के दरमियान जो उनकी उनकी जो कल्चरल प्रेफरेंसेस हैं या उनकी जो थिंकिंग पैटर्न्स हैं, उसमें और आपकी थिंकिंग पैटर्न्स में एक फर्क आता है। लेकिन जनरेशन गैप एक फिनोमिनन है जो कि हमेशा है। कल्चरल लैग ऐसी चीज है कि जो अनसीमिंगली आ रहा होता है। उसकी वजह ये होती है कि कल्चर की मटेरियल और जो नॉन मटेरियल वैल्यूज हैं वो डिफरेंट पेस पे चेंज हो रही होती है। जनरेशन गैप के अंदर कंट्रीब्यूट जरूर करता है कल्चरल लैग, ये बात यहाँ तक ठीक है, लेकिन दोनों एक चीज नहीं है। जनरेशन गैप ये आपकी सोच, आपकी ख्वाहिशात, आपकी प्रेफरेंसेस, आपकी वैल्यूज और आपके पेरेंट्स की वैल्यूज, सोच, लाइफ प्रेफरेंसेस के अंदर कुछ ना कुछ थोड़ा सा फर्क होता है। क्यों? क्योंकि आप दो लोग डिफरेंट इराज में रहते हैं, कम से कम आप दोनों में 20 साल का, 22-25 साल का फर्क होता है। अच्छा जी, अब कल्चरल लैग की वजह से सोशल डिसऑर्गेनाइजेशन होती है, फंक्शनैलिटी नहीं आ रही। कल्चरल लैग एक डिसफंक्शनल ट्रेड होता है शुरू में, समझ रहे? सोसाइटी के अंदर थोड़ी डिसऑर्गेनाइजेशन आती है, अफरा तफरी आती है, पीपल आर अनएबल टू एडजस्ट देमसेल्व्स इन सच रैपिडली चेंजिंग एनवायरनमेंट, दिस लीड्स टू फ्रस्ट्रेशन, एग्रेशन या लॉस। लोगों को ये प्रॉब्लम्स आते हैं यार, फिर आप ही लोगों को कभी कभी एहसास भी होता है, यार अपने पेरेंट्स को टाइम नहीं दे रहे, दोस्तों के पास नहीं जा रहे, यार खाने की होश नहीं है, मेहनत बहुत ज्यादा आ गई है, तो इवन वर्क लाइफ बैलेंस बहुत अफेक्ट हो गया। लोग अब अपने दोस्तों के साथ टाइम नहीं गुजार पा रहे, फैमिली को टाइम नहीं दे पा रहे, मजहब को टाइम नहीं दे पा रहे हैं। अब देखें,
मजहबी रिवायात तो एक हद तक ही चेंज हो सकती है ना, बाद में तो उनके ऊपर एक बैकस्टॉप लगा हुआ है, तो इसकी वजह से भी प्रॉब्लम्स आती हैं। फिर डिसऑर्गेनाइज सोसाइटी के अंदर गुस्सा आता है, अग्रेशन, फ्रस्ट्रेशन होता है, यार ये मैं क्या कर रहा हूँ, यार ये हम क्या कर रहे हैं, एज अ सोसाइटी हम किस तरह का है। वो जीन्स की फटी हुई पैंटें आ गई थी, आपको याद होगा कभी, फैशन। और फिर वो पाइचों को बिल्कुल जमीन पे से लोग लटकाए हुए जा रहे होते थे। अब एक हद तक वो ठीक है कि जी कपड़े का अंदाज तो बदलता है, लेकिन आप देखें कि नॉन मटेरियल कल्चर जो है ना, उसको इस पे बड़ा एतराज हुआ। उसकी वजह क्या थी कि बहुत सारे लोग तो खैर वैसे ही टखने से नीचे पाइंचा करने को बुरा समझते हैं, चले उनको भी छोड़ें, बहुत सारे लोग नमाज रोजा पाकीज़गी का ख्याल रखते हैं। यहाँ पर जो वो लो जीन्स थी वो बिल्कुल सड़क पे झाड़ू देती हुई जा रही होती थी। तो अगेन नॉन मटेरियल मटेरियल कल्चर का कॉन्फ्लिक्ट से फ्रस्ट्रेशन भी पैदा हुई। जी काम इम्पोर्टेंट है, तो ये वाली चीजें फिर फ्रस्ट्रेशन, अग्रेशन आती है, आप एक कॉन्फ्लिक्ट की वजह से कंफ्यूजन का शिकार हो जाते हैं, आपको गुस्सा भी आता है। कल्चर लाइक टेलीविजन, इवन कॉन्ट्रासेप्टिव्स, वेरी गुड एग्जांपल इज कॉन्ट्रासेप्टिव्स। ये अब महंगाई बढ़ गई है, इसी तरह हमें पता चल रहा है ग्लोबल वार्मिंग आ रही है, लोगों के पास रिसोर्सेज मुसलसल कम हो रहे हैं, आबादी बहुत तेजी से बढ़ रही है, तो पीपल आर गोइंग फॉर फैमिली प्लानिंग कि जी अपने बच्चों की तादाद को कम करें, उसमें लिमिट लाएं, और कॉन्ट्रासेप्टिव्स का यूज है। कॉन्ट्रासेप्टिव्स डेवलप हो गए हैं, कॉन्ट्रासेप्टिव्स यूज हो रहे हैं, कॉन्ट्रासेप्टिव्स यूजफुल हैं, लोगों को पता है, लेकिन स्टिल एक अभी तक एक झिझक इनकी साथ है। आप ये जो डिस्कशन है अपने पेरेंट्स के साथ उस तरह से ओपन नहीं कर पाते, सोसाइटी में उस तरह से नहीं हो पाती। तो इसका मतलब है कि नॉन मटेरियल कल्चर ऑफ रिस्पेक्ट या ऑफ डिग्निटी भी हम अगर कहें, तो वो थोड़ा सा हमें रोकता है। हालांकि मटेरियल कल्चर ऑफ इकोनॉमी, मटेरियल कल्चर ऑफ एफिशिएंसी, मटेरियल कल्चर ऑफ वेलबींग ऑफ फैमिली, वेलबींग तो नहीं आना चाहिए, तो वो हमें कहता है कि नहीं यार फैमिली प्लानिंग करें। तो ये एक इसी तरह फैमिली प्लानिंग को कुछ रिलीजियस हल्के और तरीके से देखते हैं, वो उसको दे फ्राउन अपॉन इट। तो दीज आर द इश्यूज which create a lag. Life support, surrogate delivery, ओके लाइफ सपोर्ट मुख्तलिफ तरीके की है। हम सिंपल सी आपको एक बात बता दें तो इसको रिससिटेशन, सीपीआर कहते हैं, कार्डियोपल्मोनरी रिससिटेशन। तो उसके अंदर ये कि शख्स जो है वो दूसरे के मुंह के अंदर ब्रीदिंग के लिए हेल्प कर रहा होता है। हमारे कल्चर में तो लोग बड़ा परेशान हो रहे हैं, यार ये क्या, मतलब ये तो मेरी ग्रेस डिग्निटी के खिलाफ है, ऐसे कैसे। लेकिन अब लाइफ सपोर्ट भी एक जरूरी चीज है, एक चीज जब इजाद हुई है, यूजफुल है, तो उसका इस्तेमाल भी। सरोगेट डिलीवरी होती है कि दो मियाँ बीवी हैं, मियाँ बीवी में से जो विमेन है वो उस तरीके से कंसीव नहीं कर पाती है, और वो अपनी प्रेगनेंसी को कंटिन्यू नहीं या नहीं कर सकती या करना चाहती, फिर जो है वो फिर फर्टिलाइजेशन किसी और वुमन की बॉडी में हो रही होती है, तो वो डिलीवर वो फिर खातून करती है। सी सरोगेट डिलीवरी, आप इसको और डिटेल में पढ़ लीजिएगा। तो अगेन हमारे कल्चर में तो ये कॉन्सेप्ट है सरोगेट डिलीवरी। अभी तो हम टेस्ट ट्यूब बेबीज के ऊपर बड़े मुश्किल से सोचना शुरू किया है कि जी किस तरह से टेस्ट ट्यूब बेबीज का कॉन्सेप्ट हम कैसे एक्सेप्ट कर लें और क्या है। सो दीज आर इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट्स, और लाजमी बात है कि हम अभी तक इतना ओपनली बात नहीं कर सकते। आप सरोगेट डिलीवरी की बात करें, आप अडॉप्शन की बात करें, कुछ फैमिलीज के अंदर अडॉप्शन को बहुत बुरा समझा जाता है। यानी मियाँ बीवी चाहते हैं कि हम एक बच्चा अडॉप्ट कर लें, चाहे उनके अपने बच्चे एक दो भी हों, तो लेकिन जो बहुत सारी सोसाइटीज उन्होंने, यार अडॉप्ट करना, पता नहीं है बच्चा कहाँ का होगा, किसका होगा, आप इसको अपना नाम नहीं दे सकते, बच्चे को ये हो जाएगा, बच्चे बाद में जायदाद खा जाते हैं, मतलब 100 तरह के हमने कॉन्सेप्ट बनाए। लेकिन जो कॉन्सेप्ट ऑफ अडॉप्शन है, लेकिन आप देखें कि ये कितना एक अच्छा कॉन्सेप्ट है। एक गरीब है जो क्या कहते हैं, यतीम खाने में पड़ा है, उसकी लाइफ ही नहीं है, उसके माँ बाप ने उसको छोड़ दिया है, अब वो बेचारे का कोई लाइफस्टाइल नहीं है, उसकी जरूरियात पूरी नहीं हो रही। दो लोग हैं जो अच्छे हैं, खाते पीते हैं, बेसिक नीड्स उनके पास हैं,
खुदा ने फॉर एग्जाम्पल उनको नहीं दी औलाद, तो ये कितना आसान है कि एक तरह से इकोनॉमी भी है इसके अंदर के उसकी जरूरियात पूरी हो जाएंगी, माँ बाप की ख्वाहिश पूरी हो जाएगी, और दो लोगों के लिए एक विन विन सिचुएशन। सोसाइटी इसको बहुत अजीब तरीके से देखती है, पता नहीं यार ये किसका पैदा किया हुआ होगा, इस बच्चे का लीनिएज क्या है, हम क्यों किसी के बच्चे को ले लें, इसको बाद में पता चल जाएगा तो ये हमारे लिए ये करेगा, तुम्हें बाद में औलाद हो जाएगी। दीज आर लाइक वेरी टफ क्वेश्चंस एंड द सोसाइटी डज नॉट लाइक adoption as well। तो सरोगेसी तो अभी बहुत आगे की चीज है। ठीक है जी, मूविंग फॉरवर्ड। मटेरियल कल्चर में आपने देख लिया पिज्जा है और मोबाइल फोन है और होटलिंग है, और मटेरियल आइडियाज बिलीव्स वैल्यूज, आइडियाज टेक टाइम, वैल्यूज टेक टाइम। ठीक है जी, सो दिस इज कल्चरल लैग। सो how to overcome cultural lag, I think this is going to be the last slide। education that promotes change in question। सवाल करना चाहिए, डायलॉग करना चाहिए, डिबेट करनी चाहिए, बात करनी चाहिए। नुकसान तो किसी चीज का पूछें कि ये करने से क्या। मैंने आपसे एडॉप्शन का एक इशू डिस्कस किया। आप जनरली सिर्फ सोसाइटी को मेजर, सोसाइटी का एटीट्यूड ऑब्जर्व करने के लिए आप ये टॉपिक कभी छेड़ के तो देखें अपने बड़े लोगों से कि लोग अडॉप्ट क्यों नहीं करते, लोगों को अडॉप्ट कर लेना चाहिए। या ये भी हो सकता है कपल्स दो बच्चे पैदा करें, तीसरा अडॉप्ट कर लें। फिर होता है नहीं वो अपनी औलाद की फीलिंग वो नहीं आती, ये नहीं आती। जनाबे वाला रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आपकी तो वालदा का इंतकाल भी जल्दी था, आपके चचा और आपकी चची ने पाला, या आप एक हद तक जो है वो बीबी हलीमा के पास रहे। तो आपके चचा और चची ने तो आपको अपनी जिंदगी के खात्मे तक आपका ख्याल रखा, प्यार किया, मोहब्बत, और इतनी मोहब्बत हुई कि हजरत अली बाद में वो जब दुनिया में आते हैं तो रसूल अकरम अपने भाई की तरह उनसे मोहब्बत करते हैं, बाद में अपनी औलाद की तरह उनसे मोहब्बत करते हैं, और हजरत अली ने भी अपनी पूरी लाइफ डेडिकेट कर दी उनके लिए। तो ये चीजें तो, और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको गोद लिया गया है और वो बड़ी उन्होंने मेहनत से अपने माँ बाप का नाम रोशन किया। ऐसी पॉलिटिकल फैमिलीज हैं, ऐसी बिजनेस फैमिलीज हैं। तो सवाल, आप सवाल करेंगे, मिसालें देंगे, तभी चीजें क्लियर होंगी, और एक दिन में नहीं होंगी। ये नहीं है कि आज आपने अपने माँ बाप से, अपने दोस्तों से कॉन्वर्सेशन की और कल उनका माइंडसेट बदल, लेकिन ये कांस्टेंट। आप जहेज पे सवाल तो उठा दे, जहेज पे सवाल कीजिए, आप जहेज पे बात कीजिए, अपने पेरेंट्स से बात करें, उनसे प्यार से उनका नुक्ता नजर से। फिर आप क्या चेंज कर सकते हैं, कम से कम आप क्या, मैं जहेज नहीं लूंगा। या अगर कोई खातून है तो वो कहे कि मैं कोशिश करूंगी कि अपने हस्बैंड से बात करूं कि जहेज के बगैर हम आप मेरी तालीम देखें, मेरा कल्चर देखें, मेरी फैमिली वैल्यूज देखें, उससे शादी करें। एजुकेशन बहुत जरूरी है, तालीम के अंदर इन चीजों को शामिल किया जाए, लोग पढ़ें, लोग क्वेश्चन करें, लोग बात करें, डायलॉग करें। बड़े से बात करना भी अब हमने कल्चर के अंदर डाल दिया कि बड़े से बहस करना मतलब उसको डिसरिस्पेक्ट करना। इस बात का तो कोई ताल्लुक। टेक्नोलॉजी की मेन स्ट्रीमिंग हो, बुजुर्गों को, एजेड लोगों को अपने हम हमारे जो अडल्ट हैं उनको भी टेक्नोलॉजी सिखाई जाए, सही इस्तेमाल पढ़ाया जाए, वो उसको समझे। लाइफ लॉन्ग प्रोसेस होना चाहिए, एजुकेशन कंटिन्यू रहनी चाहिए। मस्जिद के जो इंस्टीट्यूशन है उसको यूज किया जाए, कल्चरल वैल्यूज, सोशल इल्स के ऊपर बात की जाए, जहेज के ऊपर, सूद के ऊपर, रिश्वत के ऊपर। इसके अलावा इवन अडॉप्ट, गोद लेने के ऊपर बात की जानी चाहिए। इसकी जो शरई वजूहात है उन पे, ऑर्गन डोनेशन पे बात होनी चाहिए। रिसर्च नॉट बिहाइंड क्लोज डोर, रिसर्च को ओपन किया जाए, डिस्कशन को खोला जाए, लोगों से बात की जाए, साइंटिफिक सेक्टर्स को सिंक्रोनाइज किया जाए, और हमारी जो सोशल साइंसेज हैं और जो नेचुरल साइंसेज हैं, यानी जिनको हम आमतौर पे साइंस कहते हैं, और ह्यूमैनिटीज और आर्ट्स, इन सब्जेक्ट्स का आपस में मिलाप होना चाहिए, आपस में एक दूसरे से इनकी डिस्कशंस होनी चाहिए, एक दूसरे को ये हेल्प करें। साइंस बिल्कुल अगर सोसाइटी से, ह्यूमैनिटीज से कट जाएगी तो साइंस रोबोट बना देगी हमें। इसी तरह ह्यूमैनिटीज अगर सिर्फ बातें करते रहेंगे, कॉन्सेप्ट्स बनाते रहेंगे, और रियल लाइफ प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व नहीं करेंगे, साइंटिफिक तरीके नहीं लाएंगे, तो वो भी सिर्फ आर्म चेयर फिलोसॉफिसाइजिंग बन जाएगी। सिर्फ मुंह के फायर जिनको हम कहते हैं ना अपने कोलोकियल लैंग्वेज में, सिर्फ वो बातें और ख्याली पुलाव रह जाएंगे। तो इनको एक दूसरे के मसले हल करने हैं, तभी बात हो।
एक जॉन एलिया का एक शेर है जो मुझे बहुत पसंद है, तो मैं आपको सुना देता हूँ। एक ही हादसा तो है और वो ये कि आज तक, एक ही हादसा तो है और वो ये कि आज तक बात नहीं कही गई, बात नहीं सुनी गई। तो हमारा सबसे बड़ा क्राइसिस ही यही है कि हम बात नहीं करना चाहते हैं, बात नहीं सुनना चाहते। तो और डायलॉग इज द आंसर टू अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम। बात करें, सोशियोलॉजिकल इमेजिनेशन को यूज करें, अपने प्रॉब्लम्स को सोसाइटी का एक रिस्पॉन्सिबल मेंबर होके देखें। ठीक है जी। सो नाउ दैट्स द एंड 131। एनी क्वेश्चन? Anyone who has a question, anyone who wants to ask something? Okay, ji, I don't think, no. So that's it. Meet in the evening for those who would like to study international relations.